हेलो और स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक में डाइव इन कर रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स। ये एक फास्ट पेस क्रैश कोर्स होने वाला है जहां हम देखेंगे कि कैसे रॉ और बिल्कुल अस्त-व्यस्त डेटा को एक सॉलिड क्लियर स्ट्रैटेजी में बदला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। लीडिंग बिजनेसेस जो होते हैं ना, वो इस कच्चे और बिखरे हुए डेटा को गारंटीड मुनाफे में आखिर कैसे बदलते हैं? देखिए, रॉ नंबर्स का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता जब तक कि उन्हें उस खास पाइपलाइन से ना गुजारा जाए जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का कॉग्निटिव रोडमैप। हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले बिजनेस एनालिटिक्स की बुनियाद समझेंगे, फिर एनालिटिक्स के 4 प्रकार, डेटा प्रोसेसिंग और क्लासिफिकेशन, बिग डेटा की चुनौती, रिग्रेशन और प्रिडिक्शन एरर, और आखिर में टेक्स्ट एनालिसिस और डैशबोर्ड्स। ये कलेक्शन से लेकर फाइनल डैशबोर्ड तक का पूरा सफर होगा। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले सेक्शन में, बिजनेस एनालिटिक्स की बुनियाद। मैथ्स में जाने से पहले जरा इस पूरे लैंडस्केप को समझ लेते हैं। सबसे पहले डेटा और डेटा साइंस के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, डेटा ना सिर्फ रॉ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कितनी सेल्स हुई या कितना स्टॉक बचा है, बस इतना ही। लेकिन दूसरी तरफ डेटा साइंस एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है। इसमें आगे क्या होने वाला है वो ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने के लिए मशीन लर्निंग और एआई का भारी इस्तेमाल किया जाता है। इसी से जुड़ा एक और क्रूशियल डिफरेंस है, एनालिसिस और एनालिटिक्स। सुनने में सेम लगते हैं, है ना? पर ऐसा है नहीं। एनालिसिस का मतलब है पीछे मुड़कर देखना, यानी पुरानी जानकारी को पढ़ना, क्लीन करना और समझना ताकि रिपोर्ट्स बन सकें। जबकि एनालिटिक्स एकदम फ्यूचर फोकस्ड है। ये स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल करके आगे देखता है और प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या पैटर्न उभरेंगे। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, एनालिटिक्स के 4 प्रकार। ये हमें बताते हैं कि बिजनेसेस अपने मुख्य सवालों के जवाब कैसे ढूंढते हैं। बिजनेसेस अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को 4 अलग-अलग बकेट्स में बांटते हैं और हर बकेट एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब देती है। पहला है डिस्क्रिप्टिव, ये बताता है कि बिजनेस में पास्ट में असल में क्या हुआ। दूसरा डायग्नोस्टिक, ये समझाता है कि वो चीज आखिर क्यों हुई। तीसरा है प्रिडिक्टिव, यानी भविष्य में क्या होगा। और सबसे आखिर में आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ये आपको सीधा सीधा बताता है कि प्रॉफिट पक्का करने के लिए आपको असल में क्या स्ट्रैटेजी या एक्शन लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, डेटा प्रोसेसिंग और क्लासिफिकेशन, यानी उस अस्त-व्यस्त कच्चे डेटा को एक सांचे में ढालना। तो असल में ये प्रोसेस काम कैसे करता है? इसके 6 क्रूशियल स्टेप्स हैं। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना, फिर उसे क्लीन करना, यानी टाइपोज और गलतियां हटाना। तीसरा, उसे एक्सप्लोर करना। चौथा है ट्रांसफॉर्म करना, जैसे अलग अलग डेट फॉर्मेट्स को एक सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलना। इसके बाद ही हम 5वें स्टेप यानी मॉडलिंग और 6ठे स्टेप फाइनल एनालिसिस पर जा सकते हैं। अगर आपने क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मिंग छोड़ दी तो आगे के स्टैटिस्टिकल मॉडल्स कभी काम नहीं करेंगे। अब ये सब करने के लिए डेटा की क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए। रेलेवेंस, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, ये सब तो चाहिए ही, लेकिन इनमें सबसे क्रूशियल है कंसिस्टेंसी, यानी स्थिरता। सोचिए, अगर किसी कंपनी ने एक महीने का प्रॉफिट एक फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है और दूसरे महीने का किसी और फॉर्मूले से, तो क्या आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कंसिस्टेंसी के बिना डेटा का कोई मोल नहीं है। डेटा क्वालिटी के साथ साथ डेटा का टाइप समझना भी जरूरी है। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, जो भावनाओं या क्वालिटी की बात करता है, जैसे वाओ ये प्रोडक्ट कितना सुंदर है। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा, ये पूरी तरह से हार्ड नंबर्स और मैथ्स पर चलता है, जैसे कंपनी का रेवेन्यू या एम्प्लॉयज की सैलरी। वैसे इस क्वांटिटेटिव डेटा को आगे नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल में भी बांटा जाता है ताकि नंबर्स को और भी बेहतर तरीके से रैंक किया जा सके। हमारा चौथा सेक्शन है बिग डेटा की चुनौती। YouTube और Netflix जैसी कंपनियों के बारे में सोचिए, जो हर दिन डेटा के इस विशाल महासागर को संभालती हैं। जब हम ऐसे जेन्स की बात करते हैं तो बिग डेटा के 5 वी पिक्चर में आते हैं। वॉल्यूम, यानी बहुत बड़ी मात्रा। वेलोसिटी, डेटा आने की तूफानी स्पीड। वैरायटी, जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो का मिक्सचर। वेरासिटी, यानी सोर्स कितना भरोसेमंद है। लेकिन इन सब में सबसे अहम है 5वां वी, यानी वैल्यू। इतने बड़े शोर शराबे वाले महासागर में से सिर्फ काम की एक बाल्टी जानकारी निकालना, असली गेम यही है। लेकिन जाहिर है, इतने बड़े डेटा को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कंपनियों को भारी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज कॉस्ट उठानी पड़ती है। डेटा प्राइवेसी के भी बहुत गंभीर मुद्दे होते हैं
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस पूरे सिस्टम को चलाने और मैनेज करने के लिए कुशल लोगों यानी स्किल्ड लेबर की भारी कमी है। चलिए अब 5वें सेक्शन की तरफ मुड़ते हैं, रिग्रेशन और प्रेडिक्शन एरर। यहां हम देखेंगे कि एनालिस्ट असल में फ्यूचर की भविष्यवाणी कैसे करते हैं। इसे एक बड़े ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब है किसी नतीजे के लिए सिर्फ एक वेरिएबल का इस्तेमाल करना, जैसे पढ़ाई के घंटों के आधार पर एग्जाम के मार्क्स का अंदाजा लगाना। सिंपल है, राइट? लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन तब होता है जब कई सारे वेरिएबल्स हों, जैसे आज रात डिनर में क्या बनेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कल की बची हुई सब्जी क्या है, घर में कौन से मसाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, मम्मी का मूड कैसा है। अब प्रिडिक्शन की दुनिया में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द आता है, मल्टीकोलिनियरिटी। इसका क्या मतलब है? जब प्रिडिक्ट करने वाले दो वेरिएबल्स आपस में इतने गहरे जुड़े हों कि आप बता ही ना पाएं कि फाइनल रिजल्ट किसकी वजह से बदला। एक सफर का उदाहरण लीजिए, तय की गई दूरी और पेट्रोल का खर्च, ये दोनों इतने कनेक्टेड हैं कि उनका अलग अलग असर समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। प्रिडिक्शन करते समय एक और चीज होती है, प्रिडिक्शन एरर यानी गलतियां। अब अगर छोटे और बड़े दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट्स में प्रिडिक्शन एरर एक समान और पैरेलल रहता है तो उसे होमोस्केडास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मार्केटिंग का बजट कम होने पर प्रिडिक्शन की गलतियां छोटी हैं, लेकिन जैसे जैसे मार्केटिंग बजट बढ़ता है प्रिडिक्शन की गलतियां भी अनप्रिडिक्टेबल तरीके से बहुत बड़ी हो जाती हैं। इससे ग्राफ पर एक पंखे जैसा आकार यानी फैन शेप बन जाता है। इसे हेटेरोस्केडास्टिसिटी कहते हैं। फाइनली हम आ गए हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, टेक्स्ट एनालिसिस और डैशबोर्ड। यहां हम सब कुछ एक साथ लाते हैं। अब सोचिए, इंटरनेट पर लोगों के जो हजारों लाखों अनस्ट्रक्चर्ड कमेंट्स होते हैं, उन्हें हार्ड डेटा में कैसे बदला जाता है। इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले टेक्स्ट माइनिंग से उस कच्चे टेक्स्ट को एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, फिर उसे कैटेगराइज करते हैं, यानी ये कमेंट कोई शिकायत है या बस एक नॉर्मल रिव्यू। और फिर आता है सेंटिमेंट एनालिसिस। ये तय करता है कि वो कमेंट लिखने वाला इंसान खुश था, दुखी था या गुस्से में था। लेकिन हम इंसानों की भाषा ना कंप्यूटर्स के लिए इतनी आसान नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है व्यंग्य यानी सार्काज़म। अगर कोई बहुत गुस्से में लिख दे, वाह क्या शानदार सर्विस है आपकी, तो एल्गोरिदम तो इसे एक पॉजिटिव रिव्यू मान लेगा, जबकि असलियत बिल्कुल उल्टी है। और हाँ, अगर एक ही डेटा सेट में कई अलग अलग भाषाएं आ जाएं, तो इस पूरी एनालिसिस का सिरदर्द और भी बढ़ जाता है। सारा डेटा क्लीन हो गया, मॉडल लग गए, अब ये सब जाएगा कहाँ? फाइनल डैशबोर्ड पर। एक डैशबोर्ड बिल्कुल आपकी गाड़ी के मीटर की तरह होता है। ये बैकग्राउंड डेटा से जुड़ा होता है और रियल टाइम में अपडेट होता है। इससे होता यह है कि मैनेजर सिर्फ एक ही नज़र में पूरे बिजनेस का सफ़र समझ सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम दिखे तो उसकी गहराई में जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। हमने इस एक्सप्लेनर में अस्त-व्यस्त रॉ डेटा से लेकर एक चमकते हुए रियल टाइम डैशबोर्ड तक का पूरा सफ़र तय किया है। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर गौर कीजिएगा। जब एक डैशबोर्ड बिजनेस को स्टीयरिंग व्हील की तरह दिशा दिखाता है, तो क्या वो बिजनेस इस सफर में आने वाले उन प्रिडिक्शन एरर्स के लिए सच में तैयार है, जिनसे बचना बिल्कुल नामुमकिन है? इसी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको इस मास्टर क्लास में बहुत कुछ नया और काम का जानने को मिला होगा।